नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एलडीसी के अंदर आपका एक टॉपिक रहने वाला है साइंस का, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकी टॉपिक के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, जिसके हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, सीधा काम की चीज की बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा कि आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? लेमार्क है, डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है या ह्यूगो डी व्रिस है? वैसे तो आपकी तारीख अभी 5 तारीख नजदीक ही आ गई है, तो 5 तारीख को एलडीसी का एग्जाम है। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ग्रेगर जॉन मेंडल। थोड़ी बहुत इसकी अगर हम चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये इन्होंने मटर के पौधों में लगातार 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किया। किसके? तो मटर के पौधे के अंदर इन्होंने ये संकरण करवाया, प्रयोग किया था। ठीक है ना, मटर के पौधे के में। ये आपको साथ साथ में याद रखते हुए चलेंगे। और आनुवंशिकी का पिता भी इन्हें कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं इन्हें। ठीक है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? अभी मैंने आपको बताया कि गुलाब का, मटर का पौधा, टमाटर या आलू। तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे में किया था। ठीक है। और इसके बारे में अगर हम और चर्चा करें तो ये जो होता है मटर का पौधा, 1 वर्षीय शाकीय पौधा पौधा होता है। कौन सा होता है? 1 वर्षीय शाकीय पौधा होता है ये। शाकीय पौधा होता है, 1 वर्षीय होता है ये। और इसके अंदर जो है ये द्विलिंगी होता है। कौन सा होता है? द्विलिंगी होता है ये। इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये द्विलिंगी होता है और इसका जो जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? विल्हेम जोहानसन ने, ग्रेगर मेंडल ने, जेम्स वाटसन ने या फ्रांसिस क्रिक ने किया था? तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था विल्हेम जोहानसन ने किया था। कब किया था? तो ये किया था 1909 के अंदर, है ना। और ये कहाँ के है? तो डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री है, इनके द्वारा ये किया गया था। जीन का नाम दिया गया सबसे पहले, है ना। जीन को याद रखिएगा, विलियम जोहानसन है और 1909 याद रखिएगा। और ये डेनमार्क से संबंधित है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी जेनेटिक्स की बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन या माइक्रोकॉन्ड्रिया? इसका आंसर रहने वाला है सी, जीन। जीन जो होता है डीएनए का वह विशिष्ट खंड या टुकड़ा होता है। क्या होता है ये? डीएनए का एक विशिष्ट टुकड़ा होता है या खंड होता है ना, एक विशिष्ट खंड या टुकड़ा होता है। एक विशिष्ट खंड या टुकड़ा होता है और जो किसी खास प्रोटीन या लक्षण के बिना बनाने की कोडिंग होती है इनमें। और यह जो है माता पिता माता पिता से बच्चों में लक्षणों को, माता पिता से जो लक्षण होते हैं उसको बच्चों में लक्षणों को पहुंचाने में जो बुनियादी क्रियात्मक इकाई होती है ना, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। मटर के पौधे में कितने जोड़े विपरीत लक्षणों को मेंडल ने चुना था? 5 जोड़े, 7 जोड़े, 9 जोड़े या 12 जोड़े? मेंडल ने जो है 7 जोड़े जोड़े थे, जो आप सभी को पता ही है। 7 जोड़ी के अंदर जो है पौधों की लंबाई क्या है, जैसे कि इसके अंदर उदाहरण समझते थोड़ा बहुत। जैसे कि जो पौधा है, पौधे की लंबाई क्या है, जैसे कि एक ये बनेगा कि लंबाई क्या है। तो लंबाई के अंदर जैसे कि ये लंबा है या बोना है, तो इस प्रकार से हो गया। ठीक है। जैसे कि बीज का आकार क्या है ना। एक है कि बीज का आकार क्या है। हम पूरी डिटेल से भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम ज्यादा मतलब नहीं बचा है। जैसे कि बीज का आकार गोल है या जुर्रीदार है, आपने उसे पढ़ भी रखा ही होगा। तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम आपके
अब नहीं बचा है। जैसे कि इसके अंदर और भी आएगा कि बीज का रंग क्या है ना, बीज का रंग किस प्रकार का है, जैसे पीला है या हरा है, इस प्रकार से इसके 7 जोड़े बनते हैं। अगला है कि एकल संकरण की F2PD का फेनोटाइपिक बाह्य जो लक्षण है उसका अनुपात क्या है? 9:3:3:1, 1:2:1 या 3:1 या 2:1। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपके 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्विसंकरण संकरण का फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है हमारे इधर, इसका आंसर होगा ए, 9:3:3:1 होगा। क्योंकि देखिए इसके अंदर थोड़ा बहुत डिटेल पढ़े कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं, गोल पीले बीज, झुर्रीदार हरे बीज को एक साथ लेकर क्रॉस करवाया जाता है इनमें, तो F2PD होती है, उसके बाहरी रूप से यह अनुपात प्राप्त होता है हमें। मैं अभी लिख नहीं सकता, लिखूंगा ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए क्लास को लंबी नहीं करके सीधे हम प्रश्नों पर ही चलेंगे। देखिए अभी डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, फटाफट हम MCQ लगा लेते हैं। चलो, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, आनुवंशिकता, विभिन्नता, जैव विकास। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर होगा आनुवंशिकता, कि माता पिता के शारीरिक, सामाजिक और जैविक लक्षणों को उनकी संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना ही आनुवंशिकता या वंशागति होती है, जिसे हम इंग्लिश में आपको याद रखना है कि हेरिडिटी, ये इस प्रकार से कैसे आनुवंशिकता भी कह सकते हैं और इसी को हम वंशागति भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो, मानव शरीर की प्रत्येक सामान्य कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं? 44, 46, 48 या 50? तो ये तो आप सबको पता ही, वैसे 46 गुणसूत्र होते हैं जिसके अंदर 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। ठीक है, और जिसके अंदर जो है 22 जोड़े तो ऑटोसोम के होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। ये भी मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर जो 22 जोड़े होते हैं और एक जोड़ा इसके अंदर अलग होता है। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए आप। 22 जोड़े जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम के। कौन से होते हैं? ऑटोसोम के होते हैं। और एक जोड़ा जो होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र का होता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और वैसे इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट भी कर सकते हैं। पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? XX, YXY, YY, XO। तो देखिए पुरुष की बात हो रही है यहाँ पर, पुरुष के अंदर XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि XX किसके अंदर होता है? तो महिला के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुरुषों में जो 23वां जोड़ा है असमान गुणसूत्रों का होता है, जिसे हम XY कहते हैं। इसमें Y जो गुणसूत्र होता है वो छोटा होता है और यही पुरुषत्व के लिए जिम्मेदार भी होता है। चले आगे, चलो, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि महिला में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? अभी मैंने आपको चर्चा की थी इसके बारे में कि XX होता है। ठीक है, दोनों लिंग गुणसूत्र जो है समान आकार के होते हैं। वुमेन, आगे बढ़े। होने वाले शिशु का लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करेगा? पिता के, माता और पिता दोनों के, या पर्यावरण पर? देखिए इसका आंसर जो रहने वाला है कि पिता के जो गुणसूत्र होगा उसी के ऊपर निर्भर करेगा, कि माता के पास केवल X गुणसूत्र होता है ना, माता के पास केवल X गुणसूत्र होता है, जबकि पिता के पास X भी होता है और Y भी होता है। तो Y गुणसूत्र जो होता है वो तय करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, देखिए अगर Y गुणसूत्र आ गया और X गुणसूत्र आएगा तो यहाँ बनेगा लड़का और इधर लड़की होगी, X गुणसूत्र मिलेगा। जीवों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहेंगे? फेनोटाइप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप, उत्परिवर्तन। तो इसका जो आंसर रहने वाला है हमारे जीनोटाइप।
किसी भी जीव के भीतर मौजूद जीनों की वास्तविक जो सूचना को जीनोटाइप या जीन प्रारूप हम कह सकते हैं। इसके अंदर जो होता है, आगे बात करते हैं और भी, किसी जीव के बाह्य या शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? जीनोटाइप, फेनोटाइप, एलील या गुणसूत्र? तो इसको हम कहेंगे फेनोटाइप कहेंगे। आंसर इसका बी रहने वाला है। जीन गुणसूत्र पर कहाँ स्थित होते हैं? यानी कोशिका भित्ति में होते हैं, यादृच्छिक रूप से बिखरे होते हैं, एक निश्चित रैखिक क्रम में होते हैं या केंद्रिका के अंदर होते हैं? तो जीन जो होते हैं वो एक निश्चित रैखिक क्रम के अंदर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट। डीएनए भी आ सकता है, आरएनए भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डाइनाइट्रो एसिड? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होने वाला है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीऑक्सी को हटा देंगे तो फिर ये आरएनए का भी बन जाएगा इसके अंदर। डीएनए का प्रसिद्ध द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? मेंडल और मार्गर ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने, डार्विन और वेलेस ने, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था? ये जो मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? साइटोलॉजी, आनुवंशिकी, इकोलॉजी, मार्फोलॉजी? तो इसका जो आंसर रहने वाला है 18 का आनुवंशिकी। ठीक है, आगे बढ़े, चल। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडल, डार्विन, ह्यूगो डी व्रिस, लेमार्क? ये दिया था ह्यूगो डी व्रिस के द्वारा दिया गया था। निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, हेमोफीलिया, रतुंधी? इसका आंसर बताओ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो टीबी है इसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो होता है, मलेरिया और रतुंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ रोग है। ठीक है, और टीबी जो है ये बैक्टीरिया या जीवाणु का रोग है। बचा कौन इसके अंदर? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसीलिए मृत्यु हो जाती है सभी की। वर्णनांधता से पीड़ित व्यक्ति मुख्य रूप से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? काला और सफेद, लाल और हरा, नीला और पीला, गुलाबी और भूरा? तो इसका जो आंसर रहेगा लाल और हरा रंग जो होता है उसके अंदर ये पता नहीं कर पाता है कि कौन सा रंग है। ठीक है, चलो। ये वर्णनांधता भी जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आता रहता है और आया हुआ क्वेश्चन ही है वैसे। सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? देखिए, मेंडल के बाद जो जिसने खोज की थी इसके अंदर कौन कौन है? तो इनके अंदर 2 से 3 वैज्ञानिक आते हैं, जिसके अंदर ह्यूगो डी व्रिस आता है, कार्ल कोरेंस, एरिच वॉन शेरमार्क, यही इसका आंसर भी रहने वाला है। ठीक है, मेंडल ने अपने नियम जो है थोड़ी बहुत चर्चा इसकी भी कर लेते हैं। कब दिए थे? तो 1865-66 में दिए थे। मेंडल ने जो अपना नियम दिया था ये 1865-66 में दिया था। और इसके बाद में जो 3 वैज्ञानिक आए थे उन्होंने अलग अलग देशों से स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर मेंडल के नियमों की दोबारा खोज की और उन्हें सही सिद्ध किया। कब किया था? तो 1900 ईस्वी के अंदर किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। समयुग्मजी स्थिति का क्या अर्थ है? जब किसी लक्षण के दोनों एलील समान हो,
जब दोनों एलील असमान हो, जब कोई जीन मौजूद नहीं ना हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है आपके, वो हो जाएगा कि जब किसी लक्षण के दोनों जो एलील है वो समान है, यानी इसमें नाम में ही पता चलता है कि सम, यानी समान। तो अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि जैसे कि शुद्ध लंबा पौधा है, कोई एक शुद्ध लंबा पौधा है, मान लेते हैं कि कोई एक शुद्ध लंबा पौधा है, तो उसके लिए टी और टी, बड़ा टी आएगा। और अगर शुद्ध बोना के लिए, यानी कि शुद्ध बोना जो होगा पौधा, उसके लिए आएगा छोटा टी, है ना। इस प्रकार से ये एलील समान रूप से होते हैं। विषम युग्मजी स्थिति का क्या अर्थ है? कि समान एलील का होना, अलग अलग या विपरीत एलील का होना, गुणसूत्रों का गायब होना, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कि अलग अलग या विपरीत एलील का होना। जैसे कि अभी वापस मैं बताऊंगा कि इसमें लंबा जो होगा उसके लिए बड़ा टी आएगा और बोना के लिए छोटा, तो ये दोनों एक साथ होगा, तो लंबा और बोना इसीलिए अलग अलग और विपरीत एलील का होना इसके अंदर आंसर होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 25 कि मेंडल का पृथक्करण का नियम अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्रभाविता का नियम, सहलग्नता का नियम। तो इसका आंसर रहने वाला है युग्मकों की शुद्धता का नियम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक सामान्य महिला जिसका पिता वर्णांध है, वर्णांध यानी अंधा है, इसका आप समझ नहीं रहे हो, इसका मतलब बताए कि अंधा, उसको लाल और हरे रंग में देखने की स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। ये शादी सामान्य पुरुष से होती है, तो उसके पुत्रों में वर्णांत होने की क्या संभावना है? 0%, 25%, 50% या 100% पूरी संभावना है। इसका जो आंसर रहने वाला है कि 50% ही संभावना है। इसको हम अगर हम डिटेल में समझेंगे तो इसके लिए कम से कम 10 से 15 मिनट की आवश्यकता होती है, जो ज़्यादा टाइम खींच लेगा, इसीलिए हम इसको फिर कभी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके केवल एमसीक्यू पढ़ना है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिक सूत्रना के कारण होता है? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र, या लिंग गुणसूत्र। इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो जरूर बताऊंगा मैं आपको कि 13, 18 और 21। 13 में पटाया यानी पटाऊ सिंड्रोम, 18 में एड हुआ यानी कि, ठीक है, इसको भी याद रखना, एडवर्ड सिंड्रोम। और 21 में डाउन हुआ यानी कि डाउन सिंड्रोम, यानी 13वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी और 21वीं जोड़ी। हमको क्या पूछा कि डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की बात यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है कि इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता बढ़ जाती है, तो टोटल 46 नहीं ही रहकर ये 47 हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46, 45, 47, 48। इसका आंसर रहने वाला आपके, देखिए इसके अंदर टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि एक एक्स के ऊपर विकृत जीन आ जाता है, यानी कि एक एक्स की कमी हो जाती है, तो टोटल 45 ही गुणसूत्र रहते हैं, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगला है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है? क्या 45, 44 प्लस 100 होता है, 47, 46 या 47, क्या होता है, इसकी स्थिति क्या होगी? तो इसकी स्थिति जो रहने वाली है वो होगी 47 की 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि एक एक्स की अधिकता, एक एक्स की अधिकता हो जाएगी इसके अंदर। और ये जो होने वाला विकार है ये पुरुषों के अंदर होता है। कौन से अंदर होता है? पुरुषों के अंदर होता है। जैसे कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें पुरुषों में एक एक्स की गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसे उसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो महिला वाले हो जाते हैं थोड़े बहुत।
ना पुरुष में रहेगा और ना महिला में रहता, वही गुणसूत्र की इसी की कमी से होने वाला है। मेंडल का वंशागति का प्रथम नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर रहने वाला है, सबसे पहले प्रभाविता का नियम रहेगा। कौन सा रहेगा? प्रभाविता का नियम। चलो आगे बढ़े। चलो, एलील या एलिलोमार्फ किसे कहते हैं? गुणसूत्र के टूटे हुए भाग को, एक ही जीन के दो या दो से अधिक वैकल्पिक रूपों को, डीएनए के एकल धागे को, एक विशेष प्रकार के एंजाइम को। इसका आंसर हो जाएगा आपके, एक ही जीन के दो या दो से अधिक वैकल्पिक रूपों को हम कहते हैं, जिसके अंदर लंबाई के लक्षण देखें अगर हम, तो टी लंबा, छोटा टी बोना, एल दो एलिल हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, वापस हीमोफीलिया से संबंधित है कि हीमोफीलिया रोग को शाही बीमारी भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत खर्चीली बीमारी है, क्योंकि यह ब्रिटेन के राजघराने में देखी गई, क्योंकि यह केवल उच्च वर्ग के लोगों में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर जो रहने वाला है आपके, क्योंकि यह ब्रिटेन के राजघराने के अंदर होने वाली बीमारी है। मेंडल के एकल संकर प्रयोग में F2 पीढ़ी का जीनोटाइपिक जीनी अनुपात क्या था? 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, या 1:1? इसका जो आंसर होगा 1:2:1 होगा। इस अनुपात वाले को भी कंफ्यूज नहीं रहना आपको, जीनोटाइप को, फेनोटाइप को आराम से समझना है। क्वेश्चन को वापस देख लेना, क्लास अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट कर लेना फटाफट से 2x की स्पीड से। बिना किसी जीनी बदलाव के आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान तैयार किए गए जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन, म्यूटेंट, हाइब्रिड, ट्रांसजेनिक? इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपके इसके अंदर हो जाएगा, बिल्कुल क्लोन हो जाएगा। क्या होगा? क्लोन। ठीक है, इसकी व्याख्या भी ज्यादा टाइम नहीं होगा, टाइम अभी 20-22 मिनट होगा हमको। गुणसूत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किन पदार्थों से होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, आरएनए और कार्बोहाइड्रेट से, केवल वसा से, केवल विटामिन से? तो इसका जो आंसर होगा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या और आकार का अध्ययन सबसे स्पष्ट रूप से किया जा सकता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज? इसका जो आंसर रहने वाला है मेटाफेज। आगे बढ़े फटाफट। चलो आगे बढ़ो फटाफट। लिंग सहलग्न लक्षण मुख्य रूप से किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? ऑटोसोम पर, एक्स गुणसूत्र पर, वाई गुणसूत्र पर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर? तो इसका जो आंसर होगा कि एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल कोशिका जिसे अरक्ता भी कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? क्या गोल और चपटा, हंसिया के आकार का, बड़ा और अंडाकार, अनियमित ताराकार? तो इसका जो आंसर रहने वाला है आपके हंसिया के आकार का हो जाता है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी पर सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग किसने किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, थॉमस हंट मार्गन ने, चार्ल्स डार्विन ने, जेबीएस हाल्डेन ने? तो इसका आंसर होगा थॉमस हंट मार्गन ने किया था प्रयोग इसके बारे में। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी? विडल और टेटम ने, वाटसन और क्रिक ने, जैकब और मॉडर्न डे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने? तो इसका जो आंसर रहने वाला है 40 के अंदर आपके, यह आंसर रहेगा आपके बिल्कुल बीटल और टेटम ने दिया था। आनुवंशिक कूट जेनेटिक्स कोड की खोज और व्याख्या के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला है? सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, एपीजे अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस? तो इसका आंसर रहने वाला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और
कब मिला है? तो 1968 के अंदर मिला था। मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसके अंदर आंसर रहने वाला आपके सी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसका राइट आंसर होगा। जीवों के लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारकों यानी फैक्टर्स को आज विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? क्रोमोसोम, जीन, प्रोटीन, सेंट्रोमियर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके रहने वाला है बी, जीन हो जाएगा। मनुष्य के कुल 46 गुणसूत्रों में से कितने गुणसूत्र ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र होते हैं? 44 गुणसूत्र 22 जोड़े, 2 गुणसूत्र 1 जोड़ा, 46 गुणसूत्र या 23 गुणसूत्र। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है कि 44 गुणसूत्र जो 22 जोड़े इसके अंदर आएंगे, 1 से लेकर 22 तक, और 23 से जो जोड़ा होगा वो लिंग गुणसूत्र का होता है। प्लाज्मिड क्या है जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में बहुत उपयोगी है? क्या वो जीवाणु के अंदर पाए जाने वाला अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए है, विषाणु का आनुवंशिक आरएनए है, पौधे की कोशिका भित्ति का कार्बोहाइड्रेट है, या एक विशेष प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है कि ये जीवाणु के अंदर पाए जाने वाला एक अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए है। जंपिंग जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बारबरा, मेलिटोक, मेंडल, मार्गन, डिवरिस। इसकी खोज की थी बिल्कुल बारबरा मैक्लिंटोक ने की थी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में किस बंध या बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं? पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, कोवेलेंट बंध या आयनिक बंध? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बंध। आरएनए की संरचना में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसका आंसर होगा यूरेसिल। अपूर्ण प्रभाविता का नियम किस पौधे में स्पष्ट रूप से देखा जाता है? उद्यान मटर में, मिराबिलिस, चलप्पा, गुलबांस, आलू का पौधा या टमाटर के अंदर? इसका जो सही आंसर रहने वाला है ए, तो मिराबिलिस, जलप्पा, गुलबांस के अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का कि मानव में एबीओ रक्त समूह की वंशागति किसके बेहतरीन उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुएलीलता, स्वतंत्र अपव्यूहन, घातक जीन। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, सह प्रभाविता। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हर दिन के अंदर 2 वीडियो आपके आएगा। पूरे राजस्थान जी की करंट अफेयर्स, साइंस सभी के यहाँ पर एमसीक्यू मिलेंगे।